नमस्कार, मैं राहुल कोटियाल। हफ्ते भर की छुई बात और जनता की जिकड़ियों का उमाल लिए हम एक बार फिर से हाजिर हैं अपने साप्ताहिक कार्यक्रम के साथ, जिसका नाम है एक्स्ट्रा कवर। बीते हफ्ते भी उत्तराखंड में अंकिता भंडारी हत्याकांड की सुर्खियां सबसे अहम और व्यापक रही। इस मामले में दोषियों को सजा होने के कई महीनों बाद जितने नाटकीय तरीके से वीआईपी जैसे अहम सवाल दोबारा सामने आए थे, उससे कहीं ज्यादा नाटकीयता पिछले हफ्ते इस मामले में देखने को मिली। पूर्व भाजपा नेता सुरेश राठौर और उर्मिला सनावर की आपसी बातचीत के कथित ऑडियो जारी होने के बाद से अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर पूरे प्रदेश में एक बार फिर से उबाल आया। इस बातचीत में भाजपा के कुछ बड़े नेताओं के नाम भी लिए गए हैं, जिन्हें इस मामले में वही वीआईपी बताया जा रहा है जिसे एक्स्ट्रा सर्विस देने के लिए अंकिता पर दबाव बनाया जा रहा था। उर्मिला सनावर द्वारा जारी किए गए ऑडियो के बाद एक तरफ कांग्रेस समेत कई संगठन इस मामले में सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे, तो दूसरी तरफ तमाम भाजपा नेता इन आरोपों को सिरे से नकार रहे थे। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष से लेकर कई मंत्री तक ये बयान दे रहे थे कि इस मामले में जब तक कोई ठोस सबूत सामने नहीं आते, तब तक सीबीआई को इसकी जांच सौंपना संभव नहीं है। ऐसे में भाजपा नेता कभी जनता से ही सबूत जुटाने को तो कभी सीबीआई जांच के लिए कोर्ट जाने की बात तक कह रहे थे। जिन लोगों के नाम ऑडियो में सामने आए थे, उन्हें जांच से पहले ही क्लीन चिट तक देने का काम भाजपा नेताओं ने किया, जिसमें खुद मुख्यमंत्री धामी भी शामिल रहे। उन्होंने जांच होने से पहले ही कथित नेताजी के बारे में ये बयान दे दिया था कि वो तो उस पूरे हफ्ते उत्तराखंड आए ही नहीं जिस हफ्ते अंकिता की हत्या हुई थी। इस पूरे दौरान अंकिता के माता पिता ये मांग करते रहे कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की निगरानी में सीबीआई जांच करवाई जाए और जिन लोगों के नाम अब तक लिए गए हैं उनकी पूरी कॉल डिटेल्स खंगाली जाएं। अंकिता भंडारी के पिता ने मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखते हुए भी सीबीआई जांच की मांग की, लेकिन कमाल देखिए कि सीबीआई जांच के आदेश इस पत्र का संज्ञान लेते हुए भी नहीं दिए गए, बल्कि एक अन्य पत्र का संज्ञान लिया गया जो एक ऐसे पर्यावरणविद ने लिखा था जो पर्यावरण के अहम मुद्दों पर अक्सर खामोश नजर आते हैं। इस पर अभी आगे विस्तार से बात करेंगे। पहले बात करते हैं उस व्यक्ति की जिसकी नाटकीय एंट्री इस मामले में पर्यावरणविद महोदय से पहले हुई। उर्मिला सनावर ने जब इस मामले में कथित वीआईपी का नाम लिया और ऑडियो टेप जारी किए, तब से सरकार की प्राथमिकताओं में उर्मिला सनावर के ही पुराने मामलों में वारंट जारी करना शामिल रहा था। लेकिन उर्मिला इस दौरान ऐसे गायब हुई कि पुलिस के अलावा वो सबकी पहुंच में रही। पत्रकार उनसे लगातार इंटरव्यू करते रहे, लेकिन पुलिस और पूरा सरकारी तंत्र उन्हें खोज नहीं पा रहा था। खुद मुख्यमंत्री से जब एक प्रेस वार्ता में पत्रकारों ने पूछा कि उर्मिला सनावर से पुलिस पूछताछ आखिर क्यों नहीं कर रही, तो मुख्यमंत्री साहब उल्टा पत्रकारों से ही पूछते नजर आए कि आप ही बता दीजिए उर्मिला कहाँ है। उन्होंने ये भी कहा कि हम तो उर्मिला को खोज ही रहे हैं, लेकिन वो अब तक पुलिस को नहीं मिल पा रही। एक मुख्यमंत्री का ऐसा कहना सीधा सीधा ये स्वीकार करना था कि उनका पूरा सरकारी तंत्र विफल हो रहा है, जो एक महिला को जांच के लिए खोज नहीं पा रहा। इस विफलता पर मुहर लगाते हुए फिर एंट्री हुई स्वामी दर्शन भारती नाम के व्यक्ति की, जो सांप्रदायिक हिंसा की घटनाओं में अग्रणी रहने के चलते पहले भी सुर्खियों में रहे हैं। जो उर्मिला सनावर को खुजाने के लिए उत्तराखंड पुलिस जतन कर रही थी, खुद मुख्यमंत्री मदद मांग रहे थे, उसे आखिरकार स्वामी दर्शन भारती खुजिया कर ले आए। और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी बयान दे दिए कि ये मामला तो असल में सुरेश राठौर और दुष्यंत गौतम की आपसी रंजिश का था। इस गंभीर विषय में मेलोड्रामा का ढोल यहीं फट जाता तो भी एक बात थी, लेकिन उसे तो अभी और बजना था। इसलिए कुछ है ऋतु बल में फसकानंद वाले अंदाज में एक और एंट्री हुई पर्यावरणविद की और पद्म भूषण से अलंकृत अनिल प्रकाश जोशी की। उन्होंने राज्य के पुलिस महानिदेशक को पत्र लिखते हुए कहा कि वैसे तो अंकिता हत्याकांड में दोषियों को सजा हो चुकी है, लेकिन इस मामले में सोशल मीडिया पर ऐसा कहा जा रहा है कि कुछ साक्ष्य छिपाए या नष्ट किए गए हैं। इसलिए वीआईपी कहे जा रहे अज्ञात व्यक्ति या व्यक्तियों के खिलाफ जांच करना न्यायपूर्ण है। लिहाजा मामले में पृथक एवं स्वतंत्र जांच की जाए और इसी पत्र को एफआईआर मान लिया जाए। कमाल देखिए कि ऐसा ही हुआ भी, इसे ही एफआईआर मान लिया गया। उधर अंकिता के पिता ने साफ साफ सारी बातें लिखते हुए सीबीआई जांच की मांग की थी, लेकिन उसे एफआईआर नहीं माना गया, जबकि उन अनिल जोशी के पत्र को, जिनका इस मामले में कहीं कोई जिक्र अब तक नहीं था, उनके पत्र को एफआईआर मान लिया गया। उत्तराखंड पुलिस के पास न जाने कितनी शिकायतें हर रोज आती हैं इस आशय के साथ कि इन्हें एफआईआर के रूप में दर्ज करते हुए जांच की जाए, लेकिन पुलिस हर संभव कोशिश करती है कि वो शिकायत को एफआईआर में कन्वर्ट ना करे। जबकि यहाँ तो जैसे पूरा तंत्र इसी चिट्ठी के इंतजार में बैठा था कि कब चिट्ठी आए और कब एफआईआर दर्ज की जाए।
इस बात ने जब तूल पकड़ा कि अंकिता के पिता द्वारा लिखे गए पत्र की जगह अनिल जोशी के पत्र को एफआईआर का आधार क्यों बनाया गया, तो प्रशासन की तरफ से बयान आ गया कि ठीक है, अंकिता के पिता वाले पत्र को भी जांच में शामिल कर लिया जाएगा। अंकिता भंडारी हत्याकांड में वीआईपी वाला सवाल शुरुआत से ही लीपापोती वाले अंदाज में आगे बढ़ा। यही कारण था कि सीबीआई जांच की घोषणा होने के बाद भी अंकिता के परिजनों समेत कई अन्य संगठनों ने बीते रविवार को उत्तराखंड बंद का आह्वान किया। इस बंद का मिला जुला असर प्रदेश भर में रहा। पहाड़ी क्षेत्रों में तुलनात्मक रूप से बंद का ज्यादा प्रभाव दिखा, तो देहरादून समेत प्रदेश के मैदानी इलाकों में बंद का असर न के बराबर रहा। लेकिन एक तरफ कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने इस बंद को अभूतपूर्व और पूर्णतः सफल बताते हुए प्रदेशवासियों को बधाई दी, तो दूसरी तरफ भाजपा अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने इसे पूरी तरह फ्लॉप बताते हुए जनता को बधाई दी। हालिया राजनीति असल में इसी नैरेटिव का खेल बनकर रह गई है। धरातल पर हकीकत चाहे जो हो, सब अपनी अपनी कहानी ठेलते हुए उसे ही अंतिम सत्य बता देते हैं और बाकी का काम दोनों तरफ के आईटी सेल संभाल लेते हैं। एक तरफ वाले सिर्फ बंद दुकानों की फोटो डालते हुए कहते हैं कि पूरा प्रदेश बंद रहा, दूसरी तरफ वाले खुली दुकानों की फोटो के साथ दावा करते हैं कि पूरा प्रदेश खुला रहा। हकीकत इनके बीच कहीं होती है, लेकिन हकीकत चाहिए भी किसे। नैरेटिव की लड़ाई में हकीकत की कोई अहमियत नहीं होती। ये मूल मंत्र आज की सरकारें बहुत अच्छे से समझ चुकी हैं। इसी मूल मंत्र के चलते सरकारों ने जमीन पर काम करना लगभग बंद कर दिया है और रॉकस्टार फिल्म वाले ढींगरा के डायलॉग को अपना ब्रह्म वाक्य बना लिया है कि एवरीथिंग इज इमेज एंड इमेज इज एवरीथिंग। इसी ब्रह्म वाक्य को बनाए रखने के लिए सरकारें हजारों करोड़ रुपए घाम लगाती हैं और साथ ही एक एक कर उन तमाम लोगों को खरीद लेती हैं जो इसमें उनकी मदद कर सकें। ये खरीदे हुए लोग हर क्षेत्र से होते हैं, जिनमें से किसी को पैसों से खरीदा जाता है और किसी को अन्य प्रलोभनों में से, जिनमें सबसे बड़ा प्रलोभन होता है कोई बड़ा पुरस्कार, मसलन पद्मश्री, पद्म भूषण आदि। फिर इसी का लालच देकर किसी पर्यावरणविद से कहलवाया जाता है कि फलां हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कितना अच्छा है। किसी साहित्यकार से कहलवाया जाता है कि नेताजी ने कैसी कलम तोड़ किताब या कविता लिख मारी है। किसी भूवैज्ञानिक से बुलवाया जाता है कि दैत्याकार दिखने वाले बड़े बड़े ये प्रोजेक्ट असल में पहाड़ के लिए कोई खतरा नहीं है। और इस सूची में सबसे सस्ते बिकने वाले होते हैं बेचारे पत्रकार, जो दिन रात नेताओं की जय जयकार का भोंपू बजा बजा कर अपनी फजीयत भी करवाते हैं और बदले में सिर्फ चिल्लर पाते हैं। इन पत्रकारों की सबसे दयनीय स्थिति ऐसे ही मौक़ों पर नजर आती है जब ये नेताओं को अपनी ही बात से पलटते हुए तो देखते हैं, लेकिन इनकी मजबूरी होती है कि नेता के पलट जाने को भी मास्टर स्ट्रोक ही बताना होता है। अंकिता मामले में सीबीआई जांच के सवाल को जब तक मुख्यमंत्री सिरे से नकार रहे थे और इसे सिर्फ साजिश बता रहे थे, तब तक पत्रकारों की ये कतार धामी को धाकड़ बताते हुए स्तुति में लीन थी कि वो किसी के आगे झुकने वाले नहीं हैं और ये तो भाजपा में सीएम इन वेटिंग कहलाने वाले 2-3 नेताओं का खड़ा किया हुआ बवंडर है। अब बेचारे वही पत्रकार सीबीआई की संस्तुति को भी मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं और सरकार के आदेश बजाते हुए उनके लिए एवरीथिंग इज इमेज एंड इमेज इज एवरीथिंग को बनाए रखने में अपनी आहुति दे रहे हैं। ऐसा भी नहीं है कि इन दरबारी लोगों का चलन कोई नया हो और इसे भाजपा ने ही शुरू किया हो। कांग्रेस के दौर में भी हर क्षेत्र में ऐसे दरबारी खूब फले फूले, जिन्हें पैसे से लेकर पद्मश्री और जाने क्या क्या दिए गए। बल्कि दरबारियों की तो एक खासियत ये भी होती है कि उन्हें पार्टी से भी मतलब नहीं होता। वो हर उस व्यक्ति की दरबारी गाने में उतने ही सिद्धस्त होते हैं जो सत्ता लौटा ले जाता है। लेकिन सोशल मीडिया का दौर बढ़ने से ऐसे दरबारियों की संख्या ज़रूर बेतहाशा बढ़ गई है और ये चलन भी हाल ही में तेज हुआ है कि दरबारी गाने से जो भी इनकार कर दे उसे देशद्रोही, धर्मद्रोही या आतंकवादी घोषित करने का कैंपेन चला दिया जाए। ऐसे में एक पूरा तंत्र सरकार की वाहवाही करने में जुटा रहता है और समय समय पर असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए अधेरे सिबल कूणाबूट यानी अंधेरे का डर दिखाते हुए नए नए मुद्दे खड़े कर दिए जाते हैं। बहरहाल ये ट्रेंड अब जनता भी समझने लगी है और इसका डर सरकारों की आंखों में साफ साफ नजर भी आने लगा है। इतनी तेजी से लिए गए यू टर्न इसी का एक प्रमाण है। परिस्थिति सामान्य होती तो धामी सरकार के इस फैसले की सराहना की जा सकती थी कि उन्होंने अंकिता भंडारी के माता पिता की मांग पर मामले की सीबीआई जांच करने की संस्तुति कर दी है। लेकिन इस तरह से धौ-धौ करके सरकार इस फैसले पर पहुंची है, उससे साफ है कि फैसला उस मजबूरी के चलते लिया गया है जिसमें जनता का आक्रोश अब थामे नहीं थम रहा था। और उसमें भी पद्म भूषण जी से एफआईआर करवाना कांडे लगने वाली स्थिति को फिर से पैदा करता है।
अंकिता भंडारी मामले में प्रदेश भर में जो प्रदर्शन हुए उसमें हल्द्वानी का मामला भी सुर्खियों में रहा, जहां सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ज्योति अधिकारी को डराते लहराने के चलते गिरफ्तार कर लिया गया। ज्योति पर संभवतः धार्मिक भावनाओं को भड़काने के भी आरोप लगे हैं, लेकिन उनके खिलाफ आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्ज होना कानून के जानकारों को खटक रहा है। विशेषज्ञ बताते हैं कि दरांती एक औजार है, न कि कोई हथियार, इसलिए इसे रखने या लहराने पर आर्म्स एक्ट का अपराध नहीं बन सकता। इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि कोई व्यक्ति अगर पेचकस या गाड़ी का पाना लहराता है तो उस पर आर्म्स एक्ट के अंतर्गत मुकदमा नहीं बनता। हाँ, ऐसे औजारों से किसी पर हमला करना या हमले की धमकी देना भी अपराध जरूर है, लेकिन आर्म्स एक्ट की परिभाषा में ये औजार नहीं आते और इसी तरह दरांती भी इस परिभाषा में नहीं आती। फिर कमाल देखिए कि मौजूदा सरकार में ऐसे न जाने कितने आयोजन होते हैं जहां लोग तलवारें लहराते हुए जुलूस निकालते हैं, घर घर जाकर तलवार बांटते तक हैं, लेकिन वहां आर्म्स एक्ट का मुकदमा दर्ज नहीं होता और दरांती दिखाने पर हो जाता है। बहरहाल, प्रदेश में जो आक्रोश अंकिता हत्याकांड में वीआईपी की जांच के सवाल पर देखा गया, उसका एक बड़ा कारण ये भी है कि अंकिता का मुद्दा उस आखिरी अति की तरह से आया जो जनता के बर्दाश्त से बाहर हो चुकी है। उत्तराखंड में कई अहम सवालों के चलते लोगों में आक्रोश है। कानून व्यवस्था का हाल ये है कि कुछ ही समय पहले भाजपा के एक पार्षद ने एक नौजवान की गोली मारकर हत्या कर दी थी और बीते हफ्ते काशीपुर में एक व्यक्ति ने ये कहते हुए खुद को गोली मार ली कि मेरी मौत के बाद मेरे सारे अंग बेच देना और उससे जो भी पैसा मिले वो यहाँ के पुलिस वालों को दे देना। ऐसी ही एक आत्महत्या कुछ महीने पहले जितेंद्र नाम के युवा ने भी की थी, जिसने अपनी मौत के लिए हिमांशु चमोली को जिम्मेदार बताया था। हिमांशु चमोली को मुख्यमंत्री धामी का नज़दीकी माना जाता रहा है। अब ऐसी ही ठगी का आरोप लगाते हुए काशीपुर के सुखवंत सिंह नाम के व्यक्ति ने खुद को गोली मार ली। उन्होंने भी मरने से पहले एक वीडियो बनाते हुए उत्तराखंड पुलिस के कई अधिकारियों का नाम लिया और ये तक कहा कि उनकी मौत के बाद उनके अंग बेचकर पुलिस वालों को पैसा दे दिया जाए। आप खुद ही उनके इस वीडियो का ये हिस्सा देखिए। हम मर चुके हैं, हम अपनी यह जांच सिर्फ सीबीआई से करवाना चाहते हैं। हमारी यह जांच बनने के बाद सिर्फ सीबीआई द्वारा की जाए, क्योंकि पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी सब इसमें मिले हुए हैं और सब बहुत मोटी कमाई करते हैं और किसी भी पीड़ित को कोई इंसाफ नहीं दिया जाता है। हम तो मर चुके हैं, हमारे मरने के बाद हमारी एक इच्छा तो पूरी कर दी जाए, इसलिए और हम ये चाहते हैं कि हमारे शरीर में जो हमारे तीनों के, हमारे बेटे का, मेरा, मेरी पत्नी का जो शरीर है, उस शरीर के सारे पार्ट्स बेचकर उससे जो भी पैसे मिले वो सारा पैसा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एसएसपी मणिकांत मिश्रा, एसओ कुंदन सिंह नोतेला, प्रकाश बिष्ट, थाना आईटीआई और पैगा चौकी के सारे कर्मचारी अधिकारियों को बांट दिए जाए, ताकि इनके बीवी बच्चे उस पैसे से ऐश कर सके, मौज ले सके, लूट सके, क्योंकि इनको तनख्वाह तो मिलती नहीं है, इन्हें ऊपर से पैसा चाहिए होता है। और हम लोग झूठ बोल रहे हैं, ये कह रहे हैं कि तुम लोग झूठ बोल रहे हो, हम लोग झूठ बोल रहे हैं और हमने जहाँ से पैसे लिए, जब कोई दिया वो सब हमें दिखा रहे हैं हम झूठे हैं और वो आरोपियों को बचा रहे हैं। मुझे इंसाफ दीजिए, मुझे इंसाफ चाहिए बस। इस मामले में भाजपा विधायक अरविंद पांडे ने भी सीबीआई जांच की मांग की है, ताकि पुलिस के बड़े अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई हो सके। अब तक सामने आई सूचनाओं के अनुसार इस मामले में कुछ पुलिसकर्मियों को निलंबित और लाइन हाजिर किया गया है। उन व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है जिनके नाम सुखवंत सिंह ने अपने वीडियो में लिए थे, लेकिन इनमें से जिन पुलिसकर्मियों के नाम उन्होंने लिए थे उनके नाम एफआईआर में नहीं लिखे गए हैं। ये ऐसी घटनाएं हैं जो मौजूदा सरकार के खिलाफ बढ़ रहे जन आक्रोश को और भी ज़्यादा बढ़ाने का काम करती हैं। सरकार और भारतीय जनता पार्टी अब भी इस दम में है कि चुनावों में उन्हें कोई हरा नहीं सकता। यही कारण है कि हर मुद्दे पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट चुनौती उछाल देते हैं कि चुनावों में आ जाना, सबको उनकी औकात पता चल जाएगी। बल्कि उन्होंने तो अंकिता हत्याकांड मामले पर भी हाल ही में बयान देते हुए कहा था कि इस हत्याकांड के बाद भी जनता ने भाजपा को ही हर बार चुना है, चाहे वो नगर पालिका से लेकर संसद तक के चुनाव क्यों ना हो। महेंद्र भट्ट की बात एक तरह से सही भी है कि प्रदेश के तमाम चुनावों में भाजपा एक तरफा जीत दर्ज करती आई है, लेकिन उन्हें ये भी याद रखना चाहिए कि 1-1.5 दशक पहले कांग्रेस भी ऐसे ही दंभ में रहा करती थी और उन्हें भी तब यही लगता था कि वो अजेय हैं। लेकिन आज कांग्रेस जहां पहुंची है, भाजपा को भी वहां पहुंचने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा अगर ये दंभ ऐसे ही बरकरार रहा। तो ये था इस हफ्ते का एक्स्ट्रा कवर। आपको बारामासा के कार्यक्रम पसंद आते हैं तो हमें सब्सक्राइब करने के साथ ही चैनल की पेड मेंबरशिप लेकर या सुपर थैंक्स का बटन दबाकर हमें सहयोग ज़रूर करें। स्क्रीन पर दिए गए QR कोड और इस UPI ID के माध्यम से भी आप हमें सीधा समर्थन दे सकते हैं। बाकी अपनी प्रतिक्रिया, सुझाव या एक्स्ट्रा कवर से निकलती कोई खबर अगर आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो इस मेल ID पर लिख भेजिए। अगले हफ्ते फिर से होगी मुलाकात। तब तक के लिए सिमनिया, प्रहलाद, प्रणाम।